Hello, hi everyone. I'm back with another video. I just before moving further into the video, a request to for better reach. Please keep sharing, subscribing, liking my channel. If you like the content, please do share with the people for better reach, so that the aspirants and the students who are in the learning phase in the new normal can also get the benefit out of the particular videos which I am making for you all people. देखिए जब भी आप ये लेक्चर 5 है, हम इसमें चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में बात करेंगे. जब हम इस चैप्टर के बारे में देखते हैं तो इसको मोस्टली हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. ज़्यादातर क्वेश्चंस प्री में सीधा सेक्शन नंबर कोट करके या हेडिंग आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट आपको पता होना चाहिए, वो उस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं. ऐसा नहीं है कि मेंस में क्वेश्चन पुटअप नहीं हो सकता. मेंस में एक बड़ा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है. यूजुअली राजस्थान का जुडिशरी का पेपर अगर आप मेंस का उठा के देखें या मे बी यूपी का उठा के देखें तो उसमें डायरेक्टली सीधा ऐसे पूछा जाता है कि अरेस्ट हाउ मेड, सेक्शन 46 से पूछा जाता है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि आपका जो सर्च है वो कैसे होगा, आप सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन कैसे करेंगे, या इसके बारे में प्रोसेस पूछा जाता है, या सिंपली ये पूछा जाता है कि अरेस्ट क्या होता है, क्या प्रोविज़न है. सेक्शन 41 से पूछा जाता है कि आप किन किन केसेस में अरेस्ट कर सकते हो, वारंट के बिना और बिना वारंट के साथ, दो तरीके से होता है, तो वो कैसे कैसे होता है. बस ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो वो पूछ सकते हैं. यूजुअली प्री के हिसाब से ज़्यादा फोकस्ड आउट होता है, मेंस में थोड़ा कम चांसेस रहते हैं आने के, बट ऐसा नहीं है कि मेंस में नहीं आता. तो काइंड ऑफ मिक्स काइंड ऑफ अ थिंग यू कैन से. चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज. तो चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन में सेक्शन 41 से 60A तक सेक्शंस हैं. कोड ने यहाँ पे ट्राई किया है कि वो 2 टाइप्स ऑफ अरेस्ट से डील करे. पहला अरेस्ट जो कि परसुएंट टू वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट होगा, और दूसरा अरेस्ट वो जब विदाउट वारंट होगा बट उन कंडीशंस पे होगा जब कोई लीगल प्रोविज़न अरेस्ट की परमिशन देता है. उसके अलावा अरेस्ट कोड के अंदर एज सच कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं नहीं दी गई है कि अरेस्ट की क्या होगी एग्जैक्टली. अगर हम देखें तो अरेस्ट हाउ मेड में सेक्शन 46 के अंदर कुछ कंडीशंस बता रखी हैं कि किस तरीके से आप अरेस्ट कर सकते हो, कि आप टच और कन्फाइन करोगे बॉडी को अगर बाय वर्ड्स कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को सरेंडर नहीं करता है. तो इन केसेस में हम ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, कहीं अरेस्ट का मतलब कुछ ये हो सकता है कि द डेप्रिवेशन ऑफ द लिबर्टी बाय द लीगल अथॉरिटी दैट इज़ द पुलिस ऑफिशियल. In the state of Haryana versus Dinesh Kumar 2008 Supreme Court judgment, also the apex court has observed that the term arrest has not been defined in the court, but some indication which would constitute arrest has been made under section 46, where the mode of making the arrest has been defined. सो मोड ऑफ अरेस्ट हमारा डिफाइन किया गया है, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं है. मोस्टली एन अरेस्ट इज़ मेड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट अ पर्सन इज़ प्रेजेंट इन द ट्रायल इन द कनेक्शन विद एनी ऑफेंस टू विच ही इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चार्ज्ड, and in order to prevent the commission of a criminal offense, maybe that there is a reasonable suspicion that if left unarrested, then he might run away, or he might try to conceal the fact, or try to threat the particular witnesses and try to finish off the evidences. So in order to avoid all those circumstances, arrest can be made in a situation if there exists रीजनेबल डाउट कि इस तरीके का कोई सिचुएशन अकर हो सकता है. उसके बाद सेक्शन 41 और 42 बात करता है अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस ऑफिसर. केसेस वेयर द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द कोड. 41 में जो सेक्शन 41 है उसमें 9 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस बता रखा है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने की पावर रखता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, विदाउट द वारंट इशूड बाय द मजिस्ट्रेट. डो अगेन द पर्टिकुलर प्रोविजन हैज़ टू बी रेड विद द सर्टेन प्रोविजंस वेयर बाय, जैसे आप देखो सेक्शन 41 क्लॉज 1 क्लॉज डी,
इसमें बात करता है कि कभी कोई स्टोलन प्रॉपर्टी को सस्पिशन है कि स्टोलन प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर पर्सन के पास है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल केस हो गया। नॉन कॉग्निजेबल केस में पीओ के पास पावर नहीं होती है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके मजिस्ट्रेट को। तो जब उसको क्या करना होगा, जब अगर उस कंडीशन में उसको अरेस्ट करना है तो उसको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट से, तभी वो आगे प्रोसीड कर सकता है अरेस्ट करने के लिए। सो द पर्टिकुलर प्रोविजन हैज़ टू बी रेड विद द exceptional provisions also, the certain provisions which say कि आपको ऐसा करना ज़रूरी है। उसके बाद सेक्शन 41 is in no way exhaustive. It has laid down broad 9 categories of offences when committed, gives power to police officer to make an arrest without warrant. Section 41(1) lays down that a police officer may arrest without warrant. May arrest, discretion, may word जहाँ यूज़ हो गया वहाँ discretionary powers आ गई पुलिस ऑफिसर के पास, लेकिन ये जो discretionary powers पुलिस ऑफिसर यूज़ करेगा with proper due caution, care, protection, reasonability के साथ यूज़ करेगा। और मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो ये चेक करे कि कहीं मिसयूज़ ऑफ द पावर तो नहीं हो रहा पुलिस के द्वारा। तो ये जो मे वर्ड है, मे का मतलब होता है कि डिस्क्रिशनरी आ जाती है। शैल का मतलब, जब शैल यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है कि आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है, लेकिन मे में डिस्क्रिशन आ जाती है। ठीक है, आगे करते हैं। Who has been concerned in a cognizable offence or against whom a reasonable complaint is made or credible information has been received or a reasonable suspicion occurs. इन 3-4 circumstances में वो कर सकता है। अब कौन कौन से cases में होगा, कौन कौन से? Who is found in possession of any implement of house breaking without any lawful excuse, or who has been proclaimed offender under either of the code or by the state government. Section 82 proclamation of the offender, भगौड़ा कि भगौड़ा घोषित कर दिया सरकार ने ही कर दिया 82 के अंदर। हु इज़ फाउंड इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन एंड हु मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच प्रॉपर्टी, who obstructs public police officer in discharging the duty, or who has escaped convict or attempts to escape from lawful custody, who is reasonably suspected to be a deserter of any of the armed forces of the union, who has been concerned or suspected to be concerned in the act committed at a place outside India, which if committed in India would be punishable as an offence for which he would be liable, and a police officer police officer can उसको detain कर सकता है, can arrest him and can put him in the custody in India. उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें उसके अलावा एक ये प्रोविज़न है कि हु इज़ अ रिलीज्ड कन्विक्ट committing a breach of any rule made under section 356 clause 5 of the code. उसके अलावा for whose arrest any requisition is received. Requisition could be received in oral form or in writing. Requisition means complaint आई है आपके पास, पुलिस ऑफिसर के पास किसी और पुलिस ऑफिसर से कंप्लेंट आई है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को तुम्हारी जुरिस्डिक्शन में है इस वक्त, उसको गिरफ्तार करना है, उसको वारंट के बिना गिरफ्तार करना है, और उस पर्टिकुलर पर्सन क्या पूरा बता रखा है कि कौन से ऑफेंस में वो चार्ज किया गया है, उस पर्सन का नाम क्या है, ये सब कुछ पूरा डिटेल में दे रखा है, तभी कर सकता है। आई हैव अगेन टोल्ड, पीछे मैंने बता दिया कि मे वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। द वर्ड मे इज़ यूज इन द सेक्शन टू सजेस्ट दैट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द पीओ इज़ देयर टू मेक द अरेस्ट विदाउट वारंट, एंड द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट हैज़ टू बी कॉशियस दैट ही हैज़ इन नो वे मिसयूज्ड द पावर। उसके बाद क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पिशन है तभी कर सकता है, और पोजेशन जो है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ है, इन कंडीशंस पे भी अरेस्ट हो सकता है पर्टिकुलर पर्सन का। उसके बाद सेक्शन 41A नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, यूजुअली हेडिंग याद रखना, प्री में सिर्फ ये से पूछ लेंगे 41A किसके बारे में बात करता है, लेकिन ये इंसर्ट किया गया है 2009 अमेंडमेंट एक्ट से, 2010 में एनफोर्समेंट में आया था। ये सिंपली ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर हर एक केस में अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है अनलेस एंड अनटिल उसे ऐसा लगता है
कि पर्टिकुलर जो पर्सन है वो आ नहीं रहा है, अपने आप को कंसील करने की कोशिश कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहा है, सारी डिटेल्स अनविलिंग है शेयर करने के लिए, उसे ऐसा लगता है कि वो डिटेल्स नहीं सही बता रहा है, जब तक नहीं सही बता देगा जब तक उसको वो अरेस्ट करके रख सकता है अपने पास। तो ये कंडीशंस हैं। वैसे तो यूजुअली जनरली नहीं करेगा अरेस्ट, लेकिन हाँ अगर उसे ऐसा लगता है कि भाई कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है और उसका नाम वाम वो सही नहीं बता रहा है, या वो पुलिस ऑफिसर के नोटिस देने के बावजूद अपीयर नहीं हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो नोटिस के अंदर दी गई हैं उनको अबाइड या फॉलो नहीं कर रहा है, तो देन इन दैट सर्कमस्टांसेस पुलिस ऑफिसर के पास पूरी पावर है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, और उससे वो जब तक वो इन्फॉर्मेशन ना निकलवा ले जब तक उसे वो ना छोड़े, और अगर 24 घंटे के अंदर वो ना ही इन्फॉर्मेशन देता है अपना सही से, ना ही कोई बात बताता है, और क्या कहते हैं आपका नोटिस का भी सही से जवाब नहीं देता है, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करता, तो देन इन दैट केस वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट कर देगा उसको। उसके बाद फिर वो सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट करके जो भी वो बेल ले वो करेगा। उसके बाद सेक्शन 41B प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, इसमें सारी की सारी ड्यूटी ऑफ ऑफिसर बता रखा है कि जब वो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए, उसका ऑफिसर का जो नाम का बैच है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए, ऑफिसर का नाम बड़ा बड़ा अक्षरों में पता लगना चाहिए, कौन सा ऑफिसर गिरफ्तार कर रहा है, कौन से थाने से आया है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये सारी ड्यूटीज़ है जो पुलिस ऑफिसर को निभानी है। शैल वर्ड यूज़ किया गया है, मैंडेटरी ड्यूटी है कि पुलिस ऑफिसर को एक क्लियर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम का बैच पहनना ही पहनना है, जिससे कि उसको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए। उसके अलावा उसको मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना है जब वो अरेस्ट कर रहा है, और उसको किसी एक विटनेस से जो कि या तो मेंबर ऑफ द फैमिली है या कोई रेप्यूटेड पर्सन है सोसाइटी का, उससे भी साइन कराना है और काउंटर साइन कराना है अरेस्टेड पर्सन से कि मैं हाँ मेरे को अरेस्ट किया गया है। उसके अलावा अगर अरेस्टेड पर्सन का कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है या कोई किसी और विटनेस ने साइन नहीं किया, तो अरेस्टेड मेम्बर को बताएंगे कि उसके पास ये राइट है कि वो अपने किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को उसका नाम बता दे जिसको हम ये इन्फॉर्मेशन दे सके कि हमने इस तरीके से इस पर्टिकुलर पर्सन का अरेस्ट किया है। उसके बाद सेक्शन 41C कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट्स, ये बोलता है कि सारी डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल रूम्स होंगे। ये 2009 की अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो पुलिस कंट्रोल रूम्स हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर स्टेट लेवल पे बनाएगी। ये जो कंट्रोल रूम्स होंगे ये क्या करेगा, ये पहली चीज़ तो सारे के सारे डाटे को, सारी की सारी डिटेल्स को अरेस्टेड पर्सन के डाटाबेस के अंदर डालेगा, सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा जो जनरल पब्लिक की यूज़ के लिए होगी। उसके अलावा वो एक नोटिस बोर्ड डिस्प्ले करेगा आउटसाइड कंट्रोल रूम्स एट एवरी डिस्ट्रिक्ट। उसमें सारे की सारे पर्टिकुलर पर्सनस के एड्रेस, नेम, जो कि अरेस्ट हुए हैं और किसने अरेस्ट किया है, उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर के नेम के साथ सारी डिटेल्स पूरी बड़ी बड़ी नोटिस बोर्ड पे लिस्ट में पब्लिश की जाएंगी। ये ड्यूटी होती है कंट्रोल रूम की, ये ड्यूटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की कि इस तरीके से पूरा प्रॉपर चैनल बना के चले जिससे कि जो चीज़ें हैं वो चैनलाइज हो सकें। उसके बाद सेक्शन 41D राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। पूरा अधिकार होता है, उसको बताया जाएगा कि तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम इंटेरोगेशन के दौरान अपने मर्जी के वकील के सामने बैठ के इंटेरोगेशन करवा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी इंटेरोगेशन तक वकील बैठा रहे, लेकिन हाँ उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपना मन चाहा वकील हायर करे और मन चाहा वकील हायर करके इंटेरोगेशन के दौरान अपना बैठे। इंसर्टेड बाय 2009 अमेंडमेंट। बस इसमें इतना ही जानना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। सेक्शन 42 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो नॉन कॉग्निजेबल केस आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने कमिट किया। दूसरी चीज़ कि आपने ऑन डिमांड रिफ्यूज़ कर दिया अपना रेसिडेंस बताने के लिए, अपना नाम बताने के लिए। उसके अलावा या तो पुलिस ऑफिसर के पास या तो आपने नाम बताया, एड्रेस बताया, लेकिन पुलिस ऑफिसर को पूरा पक्का यकीन हो चुका है कि वो जो आपने नाम बताया है वो गलत है, सही नहीं है, तो उस केस में वो आपको अरेस्ट कर सकता है। जब ट्रू नेम और एड्रेस
दे दिया जाएगा, तो एक बॉन्ड के साथ, जो कि या तो शायद सिक्योरिटी के साथ होगा या बिना सिक्योरिटी के होगा, कि तुम अपीयर होगे जब भी मजिस्ट्रेट के आगे तुम्हें बुलाया जाएगा, इस तरीके का करवा के उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर ट्रू नेम रिवील नहीं किया जाया बंदे ने और ना ही तो सिक्योरिटी दी 24 घंटे के अंदर, तो उसको मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेशी की जाएगी। अब यहाँ पे आप सेक्शन 56 और 57 कनेक्ट कर लीजिए। 56 कहता है अरेस्टेड पर्सन टू बी टेकन टू द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तुरंत का तुरंत उसको लेके जाना होता है। पुलिस ऑफिसर जो कि अरेस्ट कर रहा है विदाउट वारंट, विदाउट एनी अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरिन कंटेन्ड एज टू बेल, टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन इन द केस और बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, मतलब उसको प्रेजेंट करना होगा कोर्ट के आगे। 57 ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर करना होगा और उस 24 घंटे में जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 43 पे आते हैं। सेक्शन 43 बोलता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अगर प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट करना है और वो अरेस्ट कराना चाहता है, उसके किसी प्राइवेट पर्सन के आगे किसी एक पर्सन ने नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो वो तुरंत के तुरंत उसको रेस्ट्रेन कर लेगा। रेस्ट्रेन अनलॉफुल रेस्ट्रेन हो जाएगा वैसे तो, रेस्ट्रेन करके और उसको तुरंत के तुरंत नियरेस्ट पीओ के पास लेके जाएगा, थाने में जाके उसकी कंप्लेंट करके उसे अरेस्ट कराएगा विदाउट एनी डिले। उसके बाद सेक्शन 44 पे आते हैं। सेक्शन 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई भी एक आपने ऑफेंस कमिट किया और उसकी लोकल जुरिसडिक्शन में किया, तो उस मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर है कि वो डायरेक्ट कर दे कि इसको गिरफ्तार कर लो और आपको हर एक सर्कमस्टांस में गिरफ्तार करवा लें। उसके बाद सेक्शन 45 में आते हैं। 45 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, कि ये कहता है कि सिंपल सी बात है कि किसी भी आर्म्ड फोर्सेस को, जो कि यूनियन का मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, उसको आप इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। अगर आप उसकी कोई भी गिरफ्तारी करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी होगी, उसके लिए आपको नोटिस निकालना होगा और नोटिस निकालने के बाद नोटिस देना होगा उसके सुपीरियर ऑफिसर को कि इस तरीके से हमें अरेस्ट करना ज़रूरी है, मतलब हमें अरेस्ट करना ज़रूरी है। और जब वो उसके अगेंस्ट में सारी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी उसके बाद ही आप प्रोसीड कर सकते हो, ऐसे आप उसको डायरेक्टली जाके अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अरेस्ट हाउ मेड, सेक्शन 46, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there is a submission to the custody by word or action। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर कोई वुमेन अरेस्ट कराएगी, अगर किसी वुमेन को अरेस्ट करना है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। यूजुअली जनरली ये रूल है कि आप आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज़ किसी भी वुमेन को नहीं अरेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप फिर भी करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में लेट अरेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा ज़रूरी है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, तो उस केस में पहले आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पूरी की पूरी रिपोर्ट लगाएंगे जिसमें कि उसका प्रायर सैंक्शन होगा कि हाँ आप अरेस्ट कर सकते हो, आप ये अरेस्ट लेके इस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हो, और किसकी प्रेजेंस में, जब वुमेन पुलिस ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट होंगी उसकी प्रेजेंस में ही अरेस्ट होगा। उसके बाद कुछ और सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें कहते हैं। सेक्शन 46 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड में सिंपल सी बात है कि आप पुलिस ऑफिसर को पता चला कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रखा गया जो कि ढूंढा, जिसके लिए जिसने कि कोई ऑफेंस किया है, जिसको कि ढूंढ रहे हैं और वो वहाँ जा सकता है। अगर कोई पर्दा नशीन लेडी वहाँ उस घर के अंदर रहती है तो उसको वो पहले से इंटीमेट करेगा कि हम आएंगे, आके देखेंगे, मतलब सर्च करेंगे उस जगह की जहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन को लास्ट पाया गया था या बताया गया या न्यूज़ मिली, इन्फॉर्मेशन मिली। अगर पर्दा नशीन लेडी सेल्फ सबमिशन नहीं करती है या वहाँ से नहीं हटती है या कोई डोर ओपन नहीं करती है या कोई भी दूसरा पर्टिकुलर पर्सन रोकता है इस तरीके की सर्च को कंडक्ट करने के लिए, तो वो सारे के सारे प्रॉपर रीज़नेबल मीन्स अप्लाई कर सकते हैं उस सर्च को
पूरा करने के लिए, ठीक है, ये सिंपल सी बात कहता है। उसके बाद सेक्शन 48 बोलता है परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शंस। आप पुलिस ऑफिसर को ये पता चला कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन भाग गया क्राइम करके, ऑफेंस करके, और आपके पास इतना टाइम नहीं रहा कि आप उस पर्टिकुलर एरिया के जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिशियल को बताओ और आप बिना बताए खुद ही चले गए उसके पीछे पीछे, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो और जाके वहाँ पे उसको अरेस्ट कर सकते हो। सेक्शन 49 नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, कोई अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं होगा, सिर्फ उतना ही रेस्ट्रेंट किया जाएगा, सिर्फ उतना ही बंदिशें लगाई जाएंगी जितनी की नेसेसरी हैं कि वो भाग ना जाए अरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 50 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट एंड द राइट टू बेल। जैसे ही पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है, ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू टेल हिम एंड इन्फॉर्म हिम दैट उसको अरेस्ट किस बेस पे किया गया है, कौन से ऑफेंसेस में उसको चार्ज किया गया है, और ये कि अगर उसके पास राइट टू बेल है तो वो अपनी बेल अप्लाई कर ले। उसके बाद सेक्शन 50A ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एसेक्टर टू द नॉमिनेटेड पर्सन। मान लो अगर अरेस्ट हो गया है तो उसके बाद उसको ये भी बताया जाएगा कि हम तुम्हारे किसी दोस्त को तुम्हारे अरेस्ट के बारे में बता देते हैं, तो तुम उस दोस्त का नाम बता दो, उस फैमिली मेम्बर का नाम बता दो जिसको हम ये इन्फॉर्मेशन दें कि तुम्हारा अरेस्ट हो गया है, तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद सेक्शन 51 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन में सिंपल सा आएगा, वेन एवर अ person is arrested by the police officer under a warrant which does not provide for taking of the bail, or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish the bail, and whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot be legally admitted to bail or is unable to furnish the bail, then in that circumstances the officer making the arrest, or when the arrest is made by the private person, the police officer to whom he has been made over may search the person and place in safe custody all the articles other than necessary wearing apparel found upon him, and where any article is seized from the arrested person, a receipt showing the articles taken in possession by the police officer shall be given to such person। arrested person को उसकी जितनी आर्टिकल की लिस्ट बनी है जो अरेस्ट करते वक्त सीज किए गए हैं, सर्च किए गए हैं, मिले हैं उसके पास से, वो सब उसको बना के दे दिया जाएगा। whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with regard to strict decency। अगर फीमेल का आप सर्च करवाएंगे तो वो बहुत ही डिसेंसी के साथ होगा और वो वुमेन ही करेगी और कोई नहीं करेगा। उसके बाद 52 बात करता है पावर ऑफ सीजर ऑफेंसिव वेपन्स। आप अरेस्टेड पर्सन के पास से ऑफेंसिव वेपन भी सीज कर सकते हैं और उसको सीज करके प्रोड्यूस करना होता है पर्सन को बिफोर द मैजिस्ट्रेट। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। जब भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है charges पे committing of an offense which is of a nature and alleged to have been committed in the circumstances that there existed reasonable ground that an examination of his person will afford evidences as to the commission of the offense, then it shall be lawful for the police officer to take the particular person to a registered medical practitioner acting at the request of police officer not below the rank of the sub inspector, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the person arrested and reasonably necessarily in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। मतलब अगर कोई फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर मेडिकल एग्जामिनेशन को करवाने के लिए तो फिर वो करवाएगा, वो फोर्स यूज़ कर सकता है, लेकिन वो फोर्स बहुत रीज़नेबल होनी चाहिए, ये होना चाहिए बस इतना कि उतनी हद तक हो कि वो भाई करवा ले बस। Whenever the person of a female is to be examined under this section, the examination shall only be done under the supervision of a female registered medical practitioner। उसके बाद 53A बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। सारी डिटेल बताएंगे का कि एक्यूज का क्या नाम था, एक्यूज का क्या रेसिडेंस था, कितनी एज थी, कौन सी इंजरी आई थी, आपका DNA अगर सैंपल लिया गया है तो वो अगर और कोई चीज़ और कोई मटेरियल पर्टिकुलर्स लिए गए हैं तो उसकी पूरी डिटेल दी जाएगी। एक पूरी कंसाइंस कंक्लूजन निकाल के रिपोर्ट तैयार करके दी जाएगी और एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट और कंप्लीशन
ऑफ द एग्जामिनेशन को भी रिपोर्ट के अंदर नोट किया जाएगा। पूरी की पूरी जो रिपोर्ट बनती है वो पूरी की पूरी एक एक डिटेल माइन्यूट थिन से थिक तक सब कुछ लिखा जाता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना किसी देरी के ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगी और रेफ़र कर देगी अंडर सेक्शन 173 एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। 173 के साथ वो जाएगा। सेक्शन 173 जब हम बात करेंगे तब मैं पढ़ाऊँगी आपको। उसके बाद सेक्शन 54 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। ये एग्जामिनेशन बेसिकली आपका अरेस्ट से पहले होता है कि ये बता सकें कि ये वो पता कर सकें कि पुलिस ऑफिसर ने कहीं कोई मिसयूज़ ऑफ द पावर तो नहीं किया, कहीं कोई डोमिनेंट पोजीशन यूज़ करके ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं निकलवा लिया, या बहुत ज़्यादा मारपिटाई तो नहीं करी, या उसकी कस्टडी से पहले कि किस तरीके की कंडीशन थी और कस्टडी के बाद इतना ज़्यादा ब्रूटली उसे मारा कि उसकी हालत ही बिल्कुल ख़राब कर दी है। तो ये इस पर्टिकुलर सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए यूजुअली होता है। उसके बाद 54A आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। आपकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ पे कनेक्ट करेगा। आप जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करेंगे सेक्शन 9 में, आपकी जो आपने जिन भी पर्सन को अरेस्ट किया है उसको लेके आओगे आप और दिखाओगे, और उस जैसे और भी लोग आएंगे एक जैसी हाइट के, एक जैसी शक्ल के, मे भी एक जैसे रंग के, मे भी थोड़ा बहुत चेहरे से मिलर, हल्का सा गोल चेहरा, या मतलब जिस तरीके से भी पर्टिकुलर एक्यूज पर्सन ने शायद बताया कि उसने एक पर्टिकुलर पर्सन को देखा था, उस तरीके के सिमिलर दिखने वाले कई सारे लोगों को आप बुला के उसके बीच में एक्यूज को भी रखते हो और फिर आप आइडेंटिफाई करवाते हो, जिससे कि कोई कहीं कोई अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव हो जाए कि हाँ वही पर्टिकुलर पर्सन था जिसको तुमने देखा था, और आप वही पर्टिकुलर पर्सन ही बता रहे हो जिसको आपने एग्जैक्टली ऑफेंस कमिट करते हुए देखा था। उसके बाद 55 में प्रोसीजर व्हेन पीओ डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस थाने का, वो अपने से सबऑर्डिनेट को भी बोल सकता है कि जा कर के पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करके लेकर, और उसके लिए वो एक राइटिंग में ऑर्डर जो मिलेगा उसको वो देगा, वो हैंड ओवर करेगा और उसे बताएगा सारी चीज़ें, सारा सब्सटेंस पूरा सब कुछ बताएगा, पर्सन का नाम कि किस ऑफेंस के लिए क्या है, क्यों है, मतलब पूरी डिटेल्स जो उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करती हैं वो सारी की सारी उसको दे के फिर भेजेगा। और जो पुलिस ऑफिसर है वो उसके पास फिर पूरी पावर आ जाएगी कि वो 41 के अंदर जैसे अरेस्ट करते हैं वो वैसे कर सके। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये ड्यूटी है आपकी पर्सन के रिगार्डिंग जो कस्टडी में है कि आप उसकी हेल्थ का रीज़नेबल ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें, उसकी हेल्थ पे कोई असर नहीं होना चाहिए। उसके बाद पुलिस ऑफिसर टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस, अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको रिपोर्ट बना के देनी होगी डीएम को या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट को, the cases of all the persons arrested without warrant within the limits of their respective station, whether such persons have been admitted to bail or not, मतलब कि बेल के लिए कर लिया है और या नहीं किया है, सब कुछ मतलब पूरा एक रिपोर्ट बना के देनी होगी। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और एनी अदर स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। मतलब अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई कंडीशन एक फुलफिल कर रहा है तो अरेस्ट से छोड़ेगा, वरना नहीं छोड़ेगा। पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक, मतलब आपके पास पूरी लॉफुल पावर है कि आप लॉफुल कस्टडी में पर्टिकुलर पर्सन को जो भागने की शायद कोशिश कर रहा है उसको लेके आ सकते हो, और उसको लेके आने के लिए आप कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया अगर वो कहीं पर भी जाता है तो आप वहाँ तक उसके पीछे पीछे जा सकते हो, और उसके लिए आपको किसी भी वारंट या किसी भी पुलिस ऑफिसर की अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जा कर के उस पर्टिकुलर पर्सन को गिरफ्तार करके लेके आ सकते हो। 60A लास्ट सेक्शन है, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दी कोड। आपका जो अरेस्ट होगा वो सारे के सारे प्रोविजंस अरेस्ट के फुलफिल हों तब ही होगा, ऐसे नहीं कर सकते हो आप अरेस्ट। आपको सारे के सारी कंडीशंस जब फुलफिल हो रही हैं तभी करना है अरेस्ट, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई पावर्स नहीं है अरेस्ट करने की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अरेस्ट ऑफ पर्सनस चैप्टर 5। आप इसको मेंस और प्री के हिसाब से
प्री के हिसाब से ज़्यादा पढ़ें, इसमें मोस्टली सेक्शन नंबर पूछ लिया जाता है, बहुत ही क्लोज हैं, तो इसको दिमाग में बिठा लें, एक एक बार रोज़ रिवाइज़ कर लें तो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ ही जाएगा। जस्ट आपको पता होना चाहिए सेक्शन के अंदर का हेडिंग आपको दिमाग में बैठी होनी चाहिए, बस ये 2 चीज़ें हैं। नाउ टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज फेथ इज़ द स्ट्रेंथ विच अ शैटर्ड वर्ल्ड शैल इमर्ज इनटू द लाइट। फेथ वो लाइट है जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है, और मैं इसी फेथ के साथ बोल रही हूँ कि अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो पक्का हो जाओगे यार जुडिशियल ऑफिसर्स। ऑल द बेस्ट, बाय।